नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाई और मैं हूं डिम्पी काला। तो आज का दिन वैसे तो इंडेक्स के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिल रहा है। आज भी मिहिर इन्फोसिस ने थोड़ा सा बाजार का मूड खराब किया। बायबैक से उम्मीद थी, लेकिन खैर मैनेजमेंट ने ही निराश किया, तो बाजार क्यों नहीं करता। आज स्वाभाविक सी बात है 5% वो भी नीचे आ गया, लेकिन उससे कुछ चिंताएं और भी खड़ी होंगी बाजार में। क्या बाजार को संभालेगा कौन, लीडरशिप कैसे आएगी। तो आप देख रहे हैं अंतिमबाजी, और जो डिम्पी कह रहे थे, इनफैक्ट देखिए इन्फोसिस पर बायबैक खासकर जो शुक्रवार को हुआ है, उसके बाद बायबैक एक छोटा ट्रिगर बन गया था, क्योंकि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट से मेरी एटलीस्ट शुक्रवार को बात हुई तो उनका यही कहना था कि देखिए कंसर्न यहाँ पर ना, आप नाउ इट्स नॉट अबाउट अ प्राइस। आप एक हद से ज्यादा बायबैक से किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते प्राइस को, जब देयर इज अ फंडामेंटल इशू है। हमने पहले भी कई कंपनीज के मामले में देखा है, चाहे एडीजी ग्रुप की हो और भी कई कंपनीज। तो इन्फोसिस में यही प्ले आउट हुआ है। एक तरफ लीडरशिप की क्राइसिस, दूसरी तरफ यूएस से 3 लॉ फर्म्स जो हैं उनकी तरफ से लॉ सूट का खतरा, जो कि सबसे बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो नाखुश है। तो ये कंपनी के लिए एक जेन्युइन चैलेंज क्रिएट कर देता है कंपनी के भविष्य के लिए, कि ये किस दिशा में जाएगी। ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, लेकिन एक जो कोर्स ऑफ रिकवरी जिस पे कंपनी ने चलना शुरू किया था, उसके ऊपर जेन्युइन क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो वो तो दिखेगा ही स्टॉक में। तो खैर दिख भी रहा है इस समय, और ये पूरी तरह से बाजार के अंदर भी प्ले कर रहा है। इन्फोसिस से किसी तरह का कोई सहारा नहीं। निफ्टी 9800 के नीचे, सेंसेक्स में भी आज गिरावट है। आज जो शेयर यानी जिसे कहें जो सेक्टर्स टूट रहे हैं, सेक्टर के हिसाब से सबसे ज़्यादा कमजोरी हमको फार्मा, सरकारी बैंक और आईटी के अंदर ही आते हुए दिखी है। इस बीच मोटा मोटी जो आज की बाजार की 5 बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। आज बायबैक की खबर से भी इन्फोसिस में किसी तरह का मूव नहीं है। जैसे मिहिर भी हमको समझा रहे थे कि बायबैक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, अब तो उल्टा ये इंपॉर्टेंट है कि अब ये कंपनी चलेगी कैसे, और इसका गवर्नेंस का जो इशू है वो क्या जस का तस रहने वाला है, फिर इसमें तेजी से सुधार आएगा। आज एक बड़ी डील हुई है, एसआर रोजनेट डील। ये $1290 करोड़ की डील रही, अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे कुछ बैंकों की हालत सुधरनी चाहिए, निजी बैंकों की हालत सुधरनी चाहिए, खासकर आईसीआईसीआई बैंक बड़ा प्लेयर है इसमें। इसका फायदा आज निजी बैंकों में दिख भी रहा है। ये इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो भी हरे निशान में है। आज निजी बैंकिंग के साथ मेटल्स और सीमेंट के शेयर भी कुछ चल रहे हैं। ईसीसी अंबुजा ने थोड़ी बहुत लीडरशिप ले रखी है, लेकिन ये पूरी तरह से बाजार को आज तेजी से ऊपर चलाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। रिटेल, केमिकल, ज्वेलरी के शेयर्स में आज काफी स्ट्रांग मूव है। ज्वेलरी के शेयर्स तो खैर पिछले 5 दिनों से एक अच्छा मूव दे ही रहे हैं, इस पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं। आप निफ्टी को जो आप देख रहे हैं 9780 के आसपास, ये क्लोजिंग ऐसी है जिसे मार्केट बहुत पॉजिटिवली नहीं लेगा, क्योंकि देखिए जाहिर से बात है, जब शुक्रवार का ट्रेड प्ले आउट हो रहा था और इन्फोसिस पर कार्नेज जब चल रहा था, तब हमने देखा था कि मार्केट ने एटलीस्ट कोशिश की थी कि किसी तरह ये ऊपर आने की कोशिश करे। वो दिख भी रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन आज अब फिर से ये ओवरहैंग इन्फोसिस का, और ऐसे में मार्केट का जो टेक्निकल लेवल्स हैं उसके नीचे बार बार जाना। समित चौहान हमारे साथ हैं। समित, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब देखिए, एक तरफ इन्फोसिस है और दूसरी तरफ है स्टॉक्स लाइक मे बी आईसीआईसीआई बैंक या आईटीसी। द प्रॉब्लम इज बायबैक भी इन्फोसिस को सपोर्ट नहीं कर पाया है, और ये लगातार दूसरा सेशन है जब इन्फोसिस भारी पड़ रहा है मार्केट पर। समित, जी हाँ, आई मिस्ड आउट योर पॉइंट। आई एम सेइंग कि देखिए मार्केट का सेंटिमेंट तो खराब है, और बायबैक के ट्रिगर के बावजूद इन्फोसिस जो है वो भारी पड़ रहा है आज मार्केट पर। जी हाँ, ऑब्वियसली देखिए इन्फोसिस ने जो इसकी मेजर लेवल थी 2014 में अगर देखे तो इसका 880-885 के आसपास ऑल टाइम हाई था, और वो उसने ब्रेक करके एक अच्छी रैली दी थी। 2 दिनों में हमने देखा है कि ये स्टॉक वो लेवल के आसपास आया है, 15% का करेक्शन आया है। और इम्पॉर्टेंटली थर्सडे को हमने एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखा था, तो और उसका एक फॉल्स सिग्नल है। तो जो लोग उस दिन बाय साइड में भी चढ़े होंगे उनका भी सेलिंग प्रेशर आया था, और सेंटिमेंट वाइज भी कुछ पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, इसके चलते एक सेलिंग प्रेशर और हावी हो रहा है। तो ये स्टॉक और प्रेशर में रह सकता है। अभी 870-875 क्लोजिंग बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन्फोसिस के लिए। वॉल्यूम एक्टिविटी देख के लग रहा है कि ये इसके नीचे जाएगा और इसका अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे टाइम पे यस, मार्केट में वैसे भी ऊपर के लेवल से हम थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देख रहे थे,
और थर्सडे को इनफैक्ट इन्फोसिस ने होल्ड करके रखा था। जैसे ये सेलिंग प्रेशर इन्फोसिस में देखा, मार्केट में भी हमने करेक्शन देखा है और ये वीकनेस और मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। वैसे आज का दिन न केवल इन्फोसिस में गिरावट का, बल्कि कई सरकारी कंपनीज भी आज टूट रही हैं। आप एक बार ऑयल इंडिया को देखिए, करीब 3.5% नीचे है। BPCL, HPCL के अंदर गिरावट आई है। ये ऑयल एंड गैस की अब ज़्यादातर कंपनियां इस समय नुकसान के साथ ट्रेड कर रही हैं, तो आप यहाँ पे नुकसान देख पा रहे हैं। एक सिंटेक्स को भी देखिए, अच्छा चल रहा था लेकिन ये शेयर भी 3% नीचे है। जेट एयरवेज का फ्यूचर्स भी यहाँ पे डाउन है। ऐसा नहीं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टूट रहे हैं, बल्कि ऑयल जिनके लिए बेनिफिशियरी होता है गिरने पर, वो शेयर भी आज नहीं संभल रहे हैं। रेमंड के अंदर भी आज प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली देखने को मिल रही है। ये शेयर पिछले 2-3 दिन से चल रहा था लेकिन आज टूट गया। एक दो सरकारी कंपनीज आप और नोट कीजिए। एक तो BHEL, ये आज 3% नीचे है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये नीचे है। REC ये नीचे है। ये सभी सरकारी कंपनीज के अंदर एकाएक फिर से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई है। TS हरियर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही थोड़ी देर में कुणाल सरोगी भी जुड़ जाएंगे। हरी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। ये जो सरकारी कंपनीज के अंदर जो गिरावट हमको इस समय देखने को मिल रही है, इसको कैसे समझें? ये चलती भी अच्छा थी लेकिन अब इनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर वार्निंग सिग्नल है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इसमें काफी पैसा बना चुके हैं। मेरे ख्याल से ये जो हमने करेक्शन देखा, ये एक वन ऑफ करेक्शन लग रहा है, बट आई थिंक वेदर इट्स एन इंडिकेटर ऑफ अ लार्जर सेलिंग, ये शायद हमको अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से काफ़ी जो PSU कंपनीज है, खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे IOC, HP और BP, ये स्टॉक्स काफ़ी रैली कर चुके हैं। तो आई थिंक सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इस मेरे ख्याल से इस लेवल पर अच्छा है, पर आई थिंक ये एक ट्रेंड है नहीं, शायद हमको अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। खैर चलिए कुछ और लूजर्स को भी देखते हैं। आज आप देखिए जिस तरह का प्रेशर बाकी कुछ काउंटर्स पर भी देखने को मिल रहा है, और ये स्पेशली एक ट्रंकेटेड हफ्ते में टुवर्ड्स क्लोजिंग इस तरह का मूव मार्केट का, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। दूसरा अगर आप FNO साइड पर भी देखें तो डेरिवेटिव्स में भी इन्फोसिस जो है उस पर जिस तरह का ट्रेड हो रहा है ना, ये इंडिकेट करता है कि हेडविंड्स इतनी आसानी से और इतनी जल्दी शायद खत्म नहीं होंगे इन्फोसिस पर। तो जिन लोगों ने शुक्रवार को हमें कई कॉलर्स मिले थे जिन्होंने इंट्राडे बेसिस पे ले लिया था 920, 910 के आसपास की हमें एक बाउंस मिल जाएगा, आज वो लोग भी फंसे होंगे यहाँ पर। बिल्कुल मीर फंसे भी है, क्योंकि सुबह से हम आपके सामने भी एक शो में हमने यही बताया था कि इसके अगस्त और इसका सितंबर दोनों ही फ्यूचर्स के अंदर ताज़ा बिकवाली, और आज देखिए आप इसका ओपन इंटरेस्ट अभी जो आपके सामने चल रहा है ये 9% के साथ है। डेट मीन्स इसके अंदर किसी तरह की कोई कन्विक्शन नहीं है। इंट्राडे लो पे ये ओपन इंटरेस्ट कवर नहीं हो रहा है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही है। एक डाटा सुबह हमने आपके साथ ऑप्शंस का भी ट्रेड किया था, हमने काफी दम भर के बात रखी थी कि भाई 1000 नहीं आएगा इस सीरीज के अंदर, पुल बैक 1000 का आना बहुत मुश्किल है। 960 शायद पुल बैक आपको मिल जाए, लेकिन वो भी आज फिजल आउट हो रहा था जैसे इसने 900 ब्रेक किया। अब इसके पास मेरी एक ही सपोर्ट है, वह है 960 की, क्योंकि सुबह सुबह 960 की पुट पे कुछ बाइंग आ रही थी लेकिन वो इतनी एग्रेसिव बाइंग नहीं थी, इसलिए पुट के अंदर एग्रेशन ना आना ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये रुका तो 960 पे ही रुकेगा, फिलहाल उससे पहले इसको शायद सपोर्ट ना भी मिले। अगर मिल भी जाता है तो पता नहीं कितना कन्विंसिंग होगा, भी कहना मुश्किल है। इसका एक बेस तो है अभी 960, ये अभी एक बार पॉइंट टू बी वॉच्ड होगा, लेकिन ये 960 और 860 इसी के बीच में चलने वाला, इससे ऊपर शायद नीचे आपको कहीं भी मूवमेंट नहीं दे इन्फोसिस का शेयर। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। भारतीय इंफ्राटेल, IOC, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान है। हमारे साथ कुणाल सरावगी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कुणाल, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इन्फोसिस पर क्या सलाह दी है आज आपने? देखिए सलाह देखिए मेहर आज भी दी है और इससे पहले भी हम देते आए हैं कि इन्फोसिस लगातार एक मार्केट अंडर परफॉर्मर रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल इस काउंटर के लिए 900 का था, जो कि साइकोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट था, चार्ट पर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है, और इसका एक ब्रेकडाउन आते हुए हमने लास्ट सेशन में देखा है। तो मुझे लगता है कि और गिरावट आना यहाँ पर तय है। इन्फोसिस में खरीद की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, गिरावट और गहराएगी, और जो लोग ये सोच करके कि भाई ये बड़ी गिरावट आ चुकी है तो शायद एक पुल बैक बनेगा, और इसी के कारण उन्होंने कल भी इसमें फ्राइडे को भी खरीद की थी, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, गिरावट और गहरा सकती है। ठीक है। आज रुचि शर्मा से भी हमने बातचीट की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत थी। उन्होंने मार्केट्स पे और अलग अलग सेगमेंट्स पे काफ़ी अपनी राय रखी है। एक बार पहले मार्केट्स पे वो क्या राय रख रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। I mean, do you personally feel that it's a missed opportunity? Because I mean, you know, GST is one thing, demonetization is one thing. The whole India story is about the so-called animal spirit that the India Inc. has. Yes.
and somehow that is missing from action. If you look at the capex number, if you look at the credit offtake numbers, if you look at the employment data, I mean, then you tend to fear that there is a sort of disconnect. Yes. Between the real economy or the real ground situation and what maybe the index is reflecting. Is that a correct conclusion? Yeah, that's a correct conclusion. But in terms of as far as the market's concerned, it's a very different animal. Yeah. And this is happening across the world as well. Which is that the stock markets across the world have done much better than the economies have done. Okay. That's because there's so much liquidity. Interest rates इतनी low हैं US में, Europe में, Japan में. So उसकी वजह से liquidity बहुत है. Right. In the global system. So therefore this has been one of the weakest economic recovery globally since the strongest bull market. Yeah, exactly. But the strongest bull market, right. One of the strongest bull markets in history. So that disconnect is there globally, and India is also benefiting from that disconnect in a way, because the Indian stock market, I should say, is benefiting from that. So it's here to stay, the bull market. But I think that globally, if you ask me, I think that the bull market is at some risk, because 9 साल हो गए हैं अब bull market को. This is the 9th year. And only once before in history has the bull market gone on so long, right? Globally, right? So you have to be concerned that this has gone on too much. But I don't see any domestic factor in India derailing the bull market. I think that the bull market, if it's at risk in India, it is because of global cues. It could be a global event which could trigger that kind of thing. It could be a global event if the US stock market begins to fall because the Fed tightens interest rates. I think it could be something along those lines. India में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और इंडिया का सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि हम दैट अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स, इफ यू लुक एट इट, we have the largest number of quality companies, right, which is not there in many other countries. In fact, this is a study which I did, and this is part of my essay also. It's part of your essay. That अगर आप देखें that how many companies in India are able to grow their earnings by 15% a year, and the return on equity is also more than 15% a year over the last 5 years. India has about the largest number of such companies. Chunk of such companies in the emerging market universe. And so India, there's always opportunity which you will find. The diversity is there. ठीक है, तो इंडिया में अभी भी डाइवर्सिटीज है, बेहतर क्वालिटी से कुछ एक कंपनीज अभी भी है, और ग्लोबल मार्केट ही एक बड़ी चिंता है. भारत शायद इतनी प्रॉब्लम में भी नहीं है, ये समझ में आ रहा है रुचि शर्मा का जो बयान हमने अभी सुना है. मेरे साथ 3 मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं. हरी है जिनसे हम फंडामेंटल आउटलुक ले रहे हैं, साथ ही हम कुणाल सरोगी से ये समझ रहे हैं कि टेक्निकली बाजार कैसे लग रहा है, और समय चांद से कुछ डेरिवेटिव्स के डाटा भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाजार के अंदर भी करना क्या चाहिए. अभी आपको इन्फोसिस पे राय मिल चुकी है. कुणाल कहने कि थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन कुणाल किसको प्लस करना चाहिए, किस गिरावट में किस शेयर पे ज़्यादा ध्यान रखना है हमको, ये भी बता दीजिए. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर के बाय कर सकते हैं. जैसे NBFC स्टॉक्स को लेकर मैं लगातार बुलिश रहा हूं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बड़ी रैली आपको इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी. तो मिसाल के तौर पर मैग्मा फिनकॉर्प जैसा स्टॉक है, IIFL है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है, रेपको होम फाइनेंस है. सो दीज आर स्टॉक्स एंड मतलब जिसमें कि आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा अपसाइड मिल सकता है यहाँ से. तो कोई भी गिरावट सब्सटेंशियल बाजार में आती है, किसी भी वजह से आती है, तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए. बिल्कुल. चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं. मिड कैप के लूजर्स को अगर आप देखें, इसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि जनरली हमने देखा है जहां पर मोमेंटम थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलता है. और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि अगर आप इस समय एडवांस डिक्लाइन को देखें, अब ये जो आखिरी घंटा है ट्रेड का, उसमें ये फिसल रहा है. आप मिड कैप को भी देखिए, ऑलमोस्ट 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स ही इस समय ट्रेड कर रहा है, और एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर. अब ऑलमोस्ट जो गिरने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या करीब दुगनी होते हुए बढ़ने वाले काउंटर्स के मुकाबले. तो जो लूजर्स हैं मिड कैप के, इसमें आप देखिए हमारा राजा बैटरीज हैं, नेटको फार्मा, अजंता फार्मा, ऑयल इंडिया है, एक्साइड, RBL बैंक, गोदरेज इंडस्ट्रीज, सुज़लॉन, रिलायंस इंफ्रा, ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान है. इंडियन होटल्स ये करीब 2.5% नीचे है, 121 के आसपास. GMR नुकसान में है, करीब 3.5% नीचे. कई काउंटर्स हैं ऐसे जो कि जहां पर अच्छा खासा हम ट्रेड देख रहे थे, अच्छा खासा पंटिंग देख रहे थे, वो सारे ही इस समय नेगेटिव टेरिटरी में है. इसमें कुणाल को ऐसा स्टॉक है जिस पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी हो इस समय, या फिर थोड़ा दूर रहेंगे आप इस समय?
देखिए, मुझे लगता है कि जैसे करूर वैश्य बैंक की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और आज करेक्शन आया है, बहुत अच्छा अवसर है खरीदने का। साउथ इंडिया बैंक बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स को अगर आप थोड़ा मध्यम अवधि के लिए खरीदें तो आने वाले समय में बहुत अच्छा अपसाइड मिल सकता है। REC PFC मैं अवॉइड करूंगा इन स्तरों पर, लेकिन मुझे लगता है इन दो काउंटर्स को जरूर खरीद सकते हैं। ठीक है हरी, ये मेटल काउंटर्स आज फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन ये अच्छा पुल बैक देते हैं जब भी बाजार के अंदर थोड़ा सा भी ठहराव आता है। इनमें करना क्या है? ये आज वेदांता अभी भी टूटा है, थोड़ी देर पहले तक 300 की कैटेगरी में था, एकदम से नीचे आ गया, 297 आ चुका है। आपकी रिकमेंडेशन क्या, किसी भी डिप में बाय करें क्या कुछ अच्छी कंपनीज को, जैसे वेदांता जैसी बड़ी कंपनीज हैं? बिल्कुल, आई थिंक आप ग्लोबली देखोगे तो बिटवीन जैन 2017 एंड अगस्त 2017 आप कोई भी बेस मेटल्स लीजिए, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, आई थिंक लगभग सारे 25 से 30% अप्रिशिएट कर चुके हैं। और माना यही जाता है कि जिस तरह से डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, दे शुड कंटिन्यू द रैली टिल द एंड ऑफ दिसंबर। तो आई थिंक जितने भी मेटल स्टॉक्स है, फिर वो टाटा स्टील हो या हिंडाल्को हो या वेदांता हो, आई थिंक एनी डिप्स दे आर गुड बाय इवन एट दीस लेवल्स। जी, इस बीच कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, खासकर कैश के जो गेनर्स हैं ना, वहाँ पर देखते हैं कि अच्छा रुझान कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कौन से वो स्टॉक्स हैं। वी मार्ट रिटेल सुबह से ही काफ़ी मजबूत दिखा रहा है। SR शिपिंग है जो कि 14% ऊपर अभी भी है, और जो रोसनेफ्ट की डील है वो डेफिनेटली अच्छे से प्ले आउट करते हुए यहाँ पर मनापुरम फाइनेंस है और एक काउंटर जो कि करीब 11% ऊपर इस समय है, और साथ ही VIP इंडस्ट्रीज इस काउंटर पर करीब 210 के आसपास का लेवल है। लेकिन SR शिपिंग पर आपकी क्या सलाह है इस समय हरी? नहीं, नॉर्मली शिपिंग कंपनीज का जो लॉन्ग टर्म बुल मार्केट होता है, दैट कम्स व्हेन द बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स स्टार्ट मूविंग, एंड आई थिंक वो हम पिछले काफी सालों से नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट फ्यू मंथ्स में बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स वीक रहा है, तो वी कंटिन्यू टू बी काइंड ऑफ कॉशियस इन द एंटायर शिपिंग स्पेस। ठीक है, लेकिन इस बीच आप कुछ एक और कंपनीज भी देखिए जहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस तरह के मार्केट के अंदर भी। उसमें आपको दिख रहा होगा एक शेयर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो एक्सिस बैंक का, जिसमें ब्लॉक डील हुई है, से शेयर रुक नहीं रहा और अभी 500 के आसपास आ चुका है। कुणाल, एक बार आप देखेंगे क्या ये टेक्निकली कितना ठीक हो गया अभी इस ब्लॉक डील के बाद? देखिए, एक्सिस बैंक के अगर चार्ट को देखा जाए डिप्पी, तो बहुत लंबे वक्त से, लगभग 3 से 4 महीनों से काउंटर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, और दायरा 480 से 525 530 का रहा है, और अभी तक ये उस दायरे के बाहर नहीं निकल पाया है। तो इसमें निचले लेवल्स पर बाइंग जरूर आती है, लेकिन कोई ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसके बजाय किसी अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक में निवेश करें जहां चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर दिखते हैं, तो वो बेहतर रणनीति होगी। इसमें निवेश करने का सही मौका आएगा जब ये 525 530 को डिसाइसिवली पार करें। ठीक है, ये समझिए PC ज्वेलर्स पे जितना प्रॉफिट अब तक लोगों को मिला है, भले उन्होंने कैसे भी ट्रेड किया हो, डेरिवेटिव्स को देखा हो, टेक्निकल्स देखा हो, मार्केट के कॉन्टेरियन होके इन्होंने इस शेयर को बाय किया हो, प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया PC ज्वेलर्स में, अभी नहीं है? देखिए डिम्पी, जब कोई भी स्टॉक ऊपर रहता है तो हमें ऑब्वियसली ट्रेंड पॉजिटिव लगती है, और फिर एक ग्रीड रहती है कि और ऊपर जा सकता है। यस, डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जा सकता है, मोमेंटम है, वॉल्यूम एक्टिविटी है, बट एक बात हमें जाननी है कि ऐसे मार्केट में 10 दिन में ये स्टॉक नियरली 40% रिटर्न्स दिए, और हमने देखा है ऐसे हाई बीटा काउंटर्स जब वो चलते हैं अच्छे लगते हैं, बट जब इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो आपको मौका भी नहीं मिलता, 10-15% इजीली करेक्ट हो सकता है। सो टू बी ऑन दी सेफर साइड मैं यही मानना चाहूँगा, अगर आपको 4-5 दिनों में 20-25% मिल रहा है तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। इस बीच फिर से एक बार दिन के निचले लेवल पर निफ्टी पहुंचा है इस समय, और इन्फोसिस तो है ही ऑलमोस्ट 5.25% नीचे। जो बाकी काउंटर्स हैं उसमें भी गिरावट थोड़ी सी बढ़ी है ओवरऑल। और वैसे भी आप देखें जो 3-4 बिग बॉयज़ हैं जो कि थोड़ा सपोर्ट कर सकते थे, उन सब में ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो गया। जैसे HUL को देखिए आप, या फिर ICICI, SBI, इन सब ने जिस तरह का रुझान आज दिखाया है, कोई स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से ऐसा मूव हुआ नहीं है कि मार्केट एटलीस्ट अपने ट्रेंड को रिवर्स कर पाए। एक बार रिलायंस को भी देख लेते हैं। रिलायंस पर इस समय कुणाल आप क्या कर रहे हैं? बिकॉज ये भी जो मार्केट के हेडविंड्स हैं उससे कुछ हद तक जूझ रहा है, और साथ ही अपने जो टेक्निकल लेवल्स हैं उससे भी जूझ रहा है।
देखिए मुझे लगता है मेहर के रिलायंस का ट्रेंड डिसाइसिवली पॉजिटिव है। ज़रूर इसमें समय समय पर कुछ करेक्शन आता है और ज़्यादा लोग इस पर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उसमें कंसोलिडेशन आता है, लेकिन ट्रेंड इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव और मुझे लगता है हर डिप पे खरीदना चाहिए। रिलायंस ने एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया को पार किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लगता है कि 1750-1800 के लेवल्स पे आपको कुछ समय में रिलायंस में आते हुए दिखेंगे, तो निवेश करना चाहिए। हर गिरावट को इसमें खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो बड़ा सपोर्ट चार्ट पे नजर आता है वो 1500 के रीजन में। अच्छा कुणाल, एक चीज़ बताइए मेरे को, अगर बैंक पे लेना हो तो मैं प्राइवेट बैंक येस बैंक को प्लस करूं या फिर सरकारी बैंक SBI को प्लस करूं? देखिए चार्ट वाइज डिम्पी बिल्कुल साफ चार्ट है और येस बैंक का जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है स्टेट बैंक के मुकाबले बहुत बेहतर है, तो मुझे लगता है दोनों में चुनाव एकदम ही क्लियर है कि आपको येस बैंक खरीदना चाहिए। येस बैंक का चार्ट बेहतर है। 1700 पर स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है 1850 के लेवल्स यहाँ पर जल्द आते हैं। ठीक है, कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स पे हरी आपकी भी रिकमेंडेशन चाहता हूँ। आप क्या करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स पे? अभी बाजार की गिरावट के अंदर आज सुबह तक ना थोड़ा डाइवर्जन था। आज निफ्टी और सेंसेक्स तो टूट रहा था लेकिन बैंक निफ्टी इतना टूट नहीं रहा था, लेकिन अब ये भी पार्टिसिपेट करने लग गया है। ये कितनी गिरावट आई, इस गिरावट का कैसे हम कैसे फ़ायदा उठाएं? शॉर्ट करके या फिर वेट करें उसके बाद इसमें प्लस करें? देखिए यदि आप PSU बैंक्स की बात कर रहे हैं तो अब भी सारे PSU बैंक्स आपको काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि आप कोई भी PSU बैंक लीजिए, SBI लीजिए, PNB लीजिए, आई थिंक इनका सबका 7 to 10% का ग्रॉस NPS है, तो ऐसे में इनको खरीदना मेरे ख्याल से शायद थोड़ा डिफिकल्ट है। यदि आपको बैंक्स खरीदना है तो आई थिंक देयर आर क्वालिटी बैंक्स विच आर स्मॉलर इन साइज। मिसाल के तौर पे RBL बैंक है, आई थिंक करूर वैश्य बैंक है। मेरे ख्याल से ऐसे बैंक्स आपको ध्यान देना चाहिए जो फ्रंटलाइन बैंक है, या तो वो फुल्ली वैल्यूड है या तो एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम्स है। मीर, आपने रुचिर से भी बात की, उनका हमने आउटलुक तो देखा मार्केट को लेकर, अभी इंडिया को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ट्रिगर्स बताए कि किस ट्रिगर्स पे भी इंडिया चलेगा आगे। नहीं देखिए ट्रिगर्स दो ही थे मेन, तो उन्होंने वही कहा कि जब तक ग्लोबल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो सबसे बड़ा आई थिंक टेक अवे था उस बातचीत का वो यही था कि एक तो लिक्विडिटी का ग्लट जो है वो कंटिन्यू करेगा। और देखिए वो इंटरनेशनली सारे ही मार्केट्स को देखते हैं एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब मॉर्गन स्टैनली के लिए, बिकॉज व्हेन दे इन्वेस्ट इन अ कंट्री और इन अ कंपनी तो उन्हें बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो दूसरा जो की पॉजिटिव था वो यही था जो हमने अभी सुना भी कि भारत में एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी कंपनीज जो कि अच्छी अर्निंग्स डिलीवर कर रही हैं उसकी संख्या अभी बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में ज़्यादा है। तो उसके चलते जो एक प्रीमियम होता है वो तो है। जो डिसअपॉइंटमेंट था ना वो एक्चुअली रिफॉर्म्स के फ्रंट में था, क्योंकि उनका ये कहना था कि बेसिकली रिफॉर्म्स हो रहे हैं जैसे डीमोनेटाइजेशन या GST, ये अपने आप में बहुत बड़े रिफॉर्म है, लेकिन जो छोटे छोटे पॉकेट्स में रिफॉर्म होने चाहिए जैसे बैंकिंग के लिए आपने सुना होगा उनका व्यू, या फिर एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, इन सब में अभी भी मोमेंटम आना बाकी है। तो ये कोई बहुत बड़ा ट्रिगर अपने आप में नहीं बनेगा, पर ये जरूर है कि अगर वहां पर कुछ नेगेटिव नहीं होता है तो वो अपने आप में एक सपोर्टिंग फैक्टर बन जाता है फॉर द रैली। ठीक है, अगर लिक्विडिटी को चेस करना है तो समित लिक्विडिटी वाले काउंटर्स जैसे कि बजाज भारत फाइनेंशियल है या कुछ NBFCs है, कुणाल भी कह रहे थे कि NBFCs पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, आपकी लिस्ट में है क्या कुछ? क्योंकि आज भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, ये ज़्यादा टूटे नहीं और आज सुबह तो मार्केट के अंदर अच्छा पार्टिसिपेट भी कर रहे थे NBFCs। देखिए डिम्पी, एग्रेसिवली मैं नहीं बोलूँगा, बट येस विद इन दिस स्पेस भारत फाइनेंस लास्ट 2-3 वीक से हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है, बट ये लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि 5 दिनों में ये स्टॉक में एक V शेप रैली आई है और स्टॉक ने एटलीस्ट 15-18% के रिटर्न दी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदर आएगा। एज अ ट्रेडर वन शुड वेट एंड वॉच। अगर 860-855 के जोन में मिलता है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और हमें लग रहा है कि विद इन दिस स्पेस ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि इसके मीडियम टर्म चार्ट्स पे एक अच्छा डिसाइसिव ब्रेकआउट आया हुआ है और ये स्टॉक दमखम रखता है। 920-940 के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट मेरे ख्याल से डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और ये देखिए डिम्पी, जो अभी अभी खबर आई है, विशाल का सिक्का जो है वो कितना भारी पड़ा है इन्फोसिस पर। आप देखिए कि ये टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट में से बाहर हो गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो आज जिस तरह की गिरावट फिर से देखने को मिली है इन्फोसिस पर और शुक्रवार की गिरावट, इन दोनों को अगर आप जोड़कर देखें तो ये कंपनी अब पिछड़ी है और IOC और ONGC के भी पीछे फिलहाल मार्केट कैप के लिहाज से ये चल रही है। सो खैर अब वो फिलहाल खबरें तो है ही नेगेटिव।
खैर इस तरह के मार्केट में अगर आप कुछ और कंपनीज भी देखना चाहें ना, आप देखिए टाटा ग्लोबल जो पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रहा था, आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, इसमें भी गिरावट आई है। इंडिया सीमेंट पैक का शेयर है, उसमें आप देखिए वैसे ज़्यादातर शेयर्स ठीक है, लेकिन इंडिया सीमेंट एक टूटा है। BEML और PTC इंडिया के अंदर भी हमको दबाव आता हुआ दिख रहा है। आशीष कुकरेजा भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपका आउटलुक क्या है मार्केट पे? आप बाजार से दूर रहने के लिए रहेंगे, बाजार में निवेश करने के लिए कहेंगे, या बाजार को सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए कहेंगे, करना कुछ भी नहीं है? देखिए, ये जो आपने 3 दिया ना, उसमें 2 का एक उम्दा मिक्स बनाना पड़ेगा। एकदम प्रॉपर कॉकटेल चाहिए इस समय। आपको देखना है थोड़ा टाइम बाजार को, बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेशन दिखाने की अभी मार्केट में लगता है कि मौके नहीं है, बट डेफिनेटली इन लेवल्स पे एक स्टैगर्ड तरीके से, जहां हमको आउटलुक पता चली है कि अर्निंग अपग्रेड्स आ चुके हैं, अच्छे खासे प्राइस करेक्शन हो चुके हैं, जहां ये कॉम्बिनेशन साथ साथ दिख रहा है, वहां पर शायद स्टैगर्ड तरीके से बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, द वर्ड इज स्टैगर्ड, यू नीड टू प्लान इट ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो बाजार में अभी थोड़ा सा देखना ही है, जब खरीदारी के मौके आएंगे तब आशीष से जानेंगे भी कि कहाँ कहाँ पे प्लस करना है। फिलहाल तो वेट एंड वॉच ही है। लेकिन क्या रामदेव अग्रवाल भी यही सोच रहे हैं? क्योंकि इस तरह की गिरावट के अंदर मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का व्यू क्या है? हमने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की उनसे, आई सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, अभी जो हमने बहुत ही अभी हाई देखा था मार्केट्स में, और अभी पिछले हफ्ते हमने एक डिस्ट्रैक्शन टाइप भी देखा, मार्केट लो गया। आपको क्या लगता है कि ये वजह जो ग्लोबल जिटरनेस है वो होगी, या फिर जो सेबी ने शेल कंपनीज के ऊपर कार्रवाई की सर उसका? आपकी हमारी दोनों की कहानी हो सकती है, लेकिन मतलब इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग, सबका इम्पैक्ट आता है। ग्लोबल करेक्शंस, सेबी का एक्शन, बायर्स, सेलर्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, फॉरेक्स मूवमेंट्स, हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है बाजार में, और ये बहुत जरूरी। इसी यदि करेक्शन के साथ ना जाए, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाए लाइक बॉन्ड, तो फिर वो इक्विटी मार्केट्स नहीं है। वो नेचर है मार्केट का कि भाई इट मस्ट करेक्ट, तब जाके जैसे हार्ट यदि ब्लिप नहीं होगा तो वो मतलब इट्स अ डेड लाइन, तो जो हार्ट का ग्राफ होता है उसमें अप डाउन होता है ना, तो ऐसा बहुत जरूरी है यहाँ पर। जो हमें करेक्शन देखने को मिली, आपके हिसाब से इज इट ओवर कि आगे हमें कुछ देखने को मिल सकता है? करेक्शन तो होते रहेंगे, अभी और गिरेगा, मतलब बढ़ के गिरेगा या गिर के गिरेगा, किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो we can be wrong 100% on a daily basis. Sir, FIIs have been like big sellers in August, but they're still not buying. Is this worrisome? I think this remains one major new source of concern, because FIs finally have shown their hand that at current valuations we are sellers. So you have a good demand from the mutual fund, the domestic investors, और सामने आपके FIs and new issuers. So supply बहुत build हो रहा है. DIIs, they've been buying in like big chunks. Like, is this a kind of shift, and how important is this for the stability of the market? ये तो क्या है ना कि right now clearly the backbone of the market is DI flow. So यदि मान लो foreigners बेच रहे हैं, supply भी बहुत ज़्यादा है. So out of 3 sources, supply, new supply, FI and DII. Only DI is up and rest all both are them negative. So it is very important right now. And बट ऐसा होता है कि मतलब यदि बाजार 10% 12% मान लो करेक्ट हो गया, तो मालूम पड़ा FI बहुत जोर से खरीद रहे हैं, DI बेच रहे हैं, सप्लाई इवेपोरेट हो गया, तो इट कैन बी एनीथिंग, आई मीन वो चेंज होते रहता है हमेशा। लेकिन शेयर बाजार में पैसे इसके लिए बनेंगे कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। शेयर बाजार में पैसे इसके लिए बनेंगे क्योंकि कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है। यदि मेरी कंपनी यदि डबल इनकम करेगी, 100 करोड़ के बदले 200 कमाएगी, चाहे कोई बेचे चाहे कोई भी खरीदे, भाव डबल हो जाने वाला है। Q1 results are over, so what are the positives that you will take away from it and the negatives as well as? Q1 रिजल्ट बहुत वैकी था, बहुत सारे, I mean except for few companies, most of the results were impacted by GST adjustments, I would say, and I think we should see stabilization in Q2, that is September, and full-fledged proper result maybe in December. So I think it is ये यहाँ से मतलब second half of this year should be a wonderful year. अगला ट्रिगर क्या हो सकता है? फेड रेट हाइक,
या फिर फेस्टिव सीजन या फिर पॉलिटिकल मूव्स चाइना, यूएस, नॉर्थ कोरिया के? I have no clue what will hurt. I mean, what will lead to correction in the market because there are a lot of forces which are working and it will be combined. I can tell you this. There will be multiple forces which will come together to crack this market. और सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की डेट में बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कभी सोचते हैं वो मार्केट्स इस समय बहुत हाई है तो मेरे लिए वो सही टाइम नहीं है, या फिर जब लो होता है तो देन वो जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर आसपास बना होता है तो अभी भी सही टाइम नहीं है. सो व्हाट विल यू से टू ऑल दीज पीपल दैट यू सेड यू वुड लाइक टू हेल्प, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, उसके लिए उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? Nobody can time the market. So we should not attempt. अभी क्या जितने भी आप मिलेंगे, अच्छा यही नहीं इंडिया में, आप कहीं भी चले जाए पूरे विश्व में, चाहे वो बहुत बड़े म्यूचुअल फंड हो, बहुत बड़े पेंशन फंड हो और बहुत छोटा आदमी हो, सब के सब बोल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन टॉक कि बहुत मार्केट महंगा है, व्हाट शुड वी डू, वी शुड स्टे अवे, ये वो. आई रिमेन 100% इन्वेस्टेड 365 days एंड इट वर्क्स वेरी वेल. वो टेंशन ही नहीं मेरा क्या करने का, बिकॉज यदि आप जिस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर में दिमाग खराब कर क्या फ़ायदा है. अच्छा होता क्या है कि आप 5 बार में 2 बार सही भी होंगे, जो 3 बार गलत हो रहे हैं. सो कॉस्ट ऑफ टाइमिंग इज फार हायर देन बेनिफिट ऑफ राइटली टाइमिंग. ओके, आप देख लेना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा कि भाई यदि मान लो 20% 30% करेक्शन होता है एंड इफ यू हैव सोल्ड एट टॉप, एंड वो जो बेनिफिट होता है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड कंपेयर टू जो आज से आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कब टॉप होगा किसको मालूम है. तो जो रामदेव कह भी रहे थे कि कॉस्ट ऑफ टाइमिंग इज वेरी हाई कंपेयर टू जो रिटर्न जनरेट होते हैं, लेकिन इस समय टाइमिंग अगर कहीं पर खराब है तो वो एक्चुअली मार्केट के लिए ही है. आप देखिए 9780 पर अभी भी दिन के लोएस्ट लेवल्स पर है और आज इंटरनेशनल क्यूज जिस तरह के हैं मार्केट के लिए, उससे वो वैसे ही जब खुला मार्केट तभी भी मिक्स्ड क्यूज ही थे और एंड एज द डे प्रोग्रेस्ड अभी भी आप अगर देखें तो कोई बहुत खास इसमें सुधार हुआ नहीं. ऑन द कॉन्ट्ररी संकेत थोड़े कमजोर ही हुए हैं. आप देखिए यूरोपियन मार्केट के क्यूज भी थोड़े से वीकनेस के साथ ही थे और बाकी जो एशिया में भी ट्रेड हुआ वो वैसा ही था. अगर आप इनफैक्ट यूएस फ्यूचर्स को देखें तो वहां पर भी संकेत नेगेटिव ही है. इन सब के बीच एक खबर आई है इंडियन होटल्स पर और राइट्स इश्यू के जरिए रकम जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है बोर्ड ने. इंडियन होटल्स आपको कैसा लगता है समित? देखिए वैसे हम ज़्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करते क्योंकि काफ़ी स्लो मूविंग स्टॉक है और इसमें ज़्यादा आप एक पार्टिसिपेशन भी नहीं देखते वॉल्यूम एक्टिविटी वाइज. फिलहाल अगर बात करें तो लास्ट 4-5 वीक से कंसर्ट हो रहा था और इसका 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 118-117 है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है. बट लुकिंग एट दी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर द स्टॉक इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए. अगर यहाँ से 118-17 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इसमें और वीकनेस रहेगा और ऊपर की तरफ 125-128 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है. ठीक है, इस बीच अगर आप मार्केट्स की कंडीशन को देखेंगे ना तो आपको लग रहा है लगातार पोजीशंस है. एक बार निफ्टी का फ्यूचर्स भी आप दिखाइए, 1-2 चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ. निफ्टी के फ्यूचर्स में इस बार कुछ आपको प्रेशर दिख रहा है, ये प्रेशर अनवाइंडिंग का भी है. हालांकि प्योर अभी अनवाइंडिंग नहीं बन रही है लेकिन सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी आपको पोजीशंस दिक्कत में ही है. ऑप्शंस के डाटा में अगर आप देखेंगे तो 10,000 की कॉल, 9900 की कॉल्स ये लगातार पिट रही हैं. ये सारी की सारी कॉल पुट्स भी पिट रही हैं. एक चीज़ मैं और मिहिर आपके सामने रखना चाहूँ वो है बैंक निफ्टी. आप देखें ना बैंक निफ्टी में किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है. आज कुछ एक्सिस बैंक की ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से प्रेशर में ही है. यहाँ पर भी फ्यूचर्स के अंदर कोई भी पोजीशंस ऐसी नहीं दिख रही है या सपोर्ट कम से कम ऑप्शंस का ऐसा नहीं दिख रहा कि जहाँ से लगे कि हाँ बैंक निफ्टी भी एक पलट के काम करने वाला है. सिर्फ एक 23,900 है, अगर ये टूट गया तो शायद हो सकता है 500 पॉइंट की गिरावट भी आ जाए. वो ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से. 23,900 का जो लेवल आप बता रहे हैं करीब 90 पॉइंट्स दूर है यहाँ से. लेकिन इसमें कुणाल आईसीआईसीआई बैंक पर आपका व्यू क्या है? ये भले ही एक बैंड में है, दायरे में है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एटलीस्ट आप देखिए एनसीएलटी के फ्रंट पे या फिर डेट के फ्रंट पे भी जो खबरें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक के लिए थोड़ा पॉजिटिव है न्यूज़ फ्लो, चाहे वो एसआर की डील हो, उससे पहले हमने जेपी में देखा. देखिए मैं सहमत हूँ इससे कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं सभी बैंकिंग स्टॉक्स में और आईसीआईसीआई में विशेष रूप से. मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई को लेकर के चलना चाहिए. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो निजी बैंक्स हैं उनके चार्ट्स काफ़ी बेहतर लगते हैं सरकारी बैंकों की तुलना में और बैंक्स के स्टॉक्स ओवरऑल बाजार की तुलना में बेहतर लगते हैं. तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई पे बेट कर सकते हैं. इससे भी बेहतर विकल्प जैसे हम बात कर रहे थे यस बैंक, कोटक बैंक है, लेकिन आईसीआईसीआई को भी खरीद कर चले कोई हर्ज नहीं.
इसमें स्टॉप लॉस क्या देंगे येस बैंक में अगर मेरे को लेना हो तो? देखिए येस बैंक का चार्ट बहुत मजबूत दिखता है मुझे, और मुझे लगता है कि 1700 जैसे मैं पहले भी कह रहा था उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रखे तो एक ट्रेडिंग प्ले बनता है जिसमें 1800 तक मुझे लगता है कि काउंटर चला जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का भी मेरे को स्टॉप लॉस के साथ एक रेंज बताइए, कैसे ट्रेड करेगा? देखिए आईसीआईसीआई में भी मुझे लगता है कि बाय करके जैसे चलना चाहिए। एक सपोर्ट है जो कि 290 के आसपास है फ्यूचर्स में, तो 290 का एक स्टॉप लॉस रखें, मुश्किल से 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। और ऊपर की ओर मुझे लगता है 305-306 के लेवल्स इसमें आज या कल में या 3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 305 तक के टारगेट आपको मिलेंगे, लेकिन 290 का एक आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो 2 बैंकिंग स्टॉक्स आपको मिले, येस बैंक और एक आईसीआईसीआई बैंक। सरकारी बैंकों में अभी दिक्कत है, हमने फंडामेंटल व्यू भी लिया हरी से, वो भी अभी कन्विंस नहीं हो रहे हैं सरकारी बैंकों में उतरने के लिए, लेकिन जहां से आपको अच्छा ट्रेड मिलता है अंतिम बाजी में वो फाइनल बैट है। एक बार वही देख लेते हैं फाइनल बैट क्या हमसे आज की। रजत बताइए। बिल्कुल, आज मूव है सीमेंट स्टॉक्स में, सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स या फिर जो एस्बेस्टस शीट बनाती है कंपनियां, उनमें विसाका इंडस्ट्रीज होगा अभी का शेयर, जहां पर आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और तेजी बन भी रही है। पिछले 1 घंटे के वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी शानदार इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिले और बिल्कुल काउंटर ट्रेंड है, आज मार्केट्स में गिरावट है। ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है और ये 3 दिनों की गिरावट के बाद एक पुल बैक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई भी पैरामीटर पे देखेंगे तो ये स्टॉक पॉजिटिव है, चाहे आप आर्ली चार्ट्स देख लें, डेली, वीकली, मंथली सभी पे ही पॉजिटिव है। इस महीने लगभग 10% ज्यादा की बढ़त ये शो कर चुका है और बाजार को इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं मिले, यानी कि कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है इसने मार्केट को। दूसरा यहाँ पर जो Q1 के जो नतीजे है उसमें 38% ग्रोथ रही है मुनाफे में, तो बाजार उसको फैक्टर करने की कोशिश करेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अभी वैल्यूएशंस इन लेवल पे भी सपोर्टिव है, 17 के पी मल्टीपल पे है और इंडस्ट्री औसत लगभग 27 के आसपास का है। तो तेजी पकड़ी तो अपने पिछले स्विंग हाइज तक पहुंचने की क्षमता रखता है, जो 550 से 565 के आसपास निकल के आएंगे। लेकिन आप इमीडिएटली अगर खरीद रहे हैं तो 545 से 550 का एक टारगेट रखें और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा क्योंकि दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। चलिए, तो विसाखा इंडस्ट्रीज पर आप नजर रख सकते हैं। समित, आखिरी सवाल आपसे, आप कोई और पिक्स रेकमेंड करना चाहेंगे जहां पर इस स्लाइड में नजर रखी जा सके, इवन इफ यू डोंट गो अहेड एंड बाय इमीडिएटली, नजर रखी जा सके? देखिए अभी फिलहाल ये लेवल्स देना बहुत डिफिकल्ट है, बट मेटल्स हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें हिंडाल्को, टाटा स्टील, अगर इसमें एक डिसेंट करेक्शन आता है प्राइस वाइज तो वो शायद एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट फिलहाल जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया, ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे नहीं बोलना चाहेंगे। एक स्टॉक जो लॉन्ग साइड पे रेकमेंड किया है वो चेन्नई पेट्रो है, जिसको हमें लगता है कि उसका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका समित, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में इस समय क्या किया जाए। कुणाल, 1-2 शेयर जरा और आप देखिए इस समय मार्केट के अंदर उसमें करना क्या, क्योंकि गिरावट ना बढ़ रही है। ये ONGC वापस 156 पे आ गया है, आपको ध्यान होगा, आप तो टेक्निकल्स देख ही रहे हैं, ये इसी पे एक बार सपोर्ट भी लेता है। ये हमको अब बाय करना है अगले 5 रुपये की कैटेगरी के अंदर, यानी कि 150 से 155 के बीच में, या फिर अभी भी इसको छोड़ना है, इसको बाय नहीं करना। देखिए ओवरऑल डिप्पी देखें तो मुझे लगता है ONGC अपने पेयर सेट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर आप इसकी तुलना HPCL से करते हैं या BPCL से करते हैं तो उनके चार्ट इसके मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। गैस वाली कंपनियां IGL और पेट्रोनेट, मुझे लगता है उनके चार्ट्स भी इससे अच्छे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ONGC को हम लोग बाय करें इस तरह पर। इनफैक्ट जैसा आपने कहा कि एक सपोर्ट है 158 के आसपास, जिसके नीचे अभी ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 150 तक ये फिसल सकता है, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आज ये 157 के नीचे क्लोज देता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, 150 का लक्ष्य हो सकता है। बिल्कुल। अरे इस बीच आप कितना कंसर्न होंगे ये जो डाइवर्जेंस मार्केट में देखने को मिल रहा है, यू नो, सो ऑन वन हैंड यू हैव समथिंग लाइक इन्फोसिस जो कि अभी भी प्रेशर में है, ऑन द अदर हैंड यू हैव समथिंग लाइक TCS जो कि पूरी तरह से खैर इस गिरावट को काउंटर तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन सडनली व्हेन कंपेयर्ड टू इन्फोसिस प्रोस्पेक्ट्स स्टार्ट लुकिंग बेटर। अब इस पर अगर हम एक क्यू ले जो क्वार्टरली नंबर्स भी इन्होंने डिलीवर किए थे उसको जोड़कर, तो डू यू सी सम अपसाइड ऑन TCS सिंपली बिकॉज इन्फोसिस पर विजिबिलिटी की इतनी प्रॉब्लम है इस समय? मीर फ्रैंकली मैं तो गिवन अ चॉइस कहूंगा कि IT सेक्टर से दूर रहो, बिकॉज यू नो सब तरह से आई थिंक दे आर अंडर प्रॉब्लम, मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, मार्केट साइज श्रिंक हो रहा है, ग्रोथ इज ऑलमोस्ट फ्लैट, वैल्यूएशंस अब भी काफी रिच है। तो ये सभी बातों को देखने से आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर रिचली वैल्यूड। मेरे ख्याल से द ओनली स्टॉक दैट इज अंडर वैल्यूड करंटली इज इन्फोसिस, और इन्फोसिस का जब तक ये जो मैनेजमेंट का इश्यू है वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, मैं तो उसको खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। बट आई थिंक वंस देयर इज अ क्लैरिटी ऑन दैट, मैं मानता हूँ कि ये लेवल पे इन्वेस्टर्स को जाके इन्फोसिस खरीदना चाहिए। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता था हरी, एक दो शेयर्स हैं जैसे BHEL है, टाटा मोटर्स है, SBI है, इनकी आप वैल्यूएशन कहाँ पे ठीक लग रहा है आपको? ये शेयर्स तो लगातार टूट ही रहे हैं, टाटा मोटर्स देखिए अभी नहीं को सुधरा, साथ ही BHEL भी टूट ही रहा है, इनकी फेयर वैल्यू कहाँ है, कहाँ पे आपको ठीक लगते हैं, किस कीमत पे ठीक लगते हैं? देखिए, जहां तक टाटा मोटर्स और BHEL का सवाल है, ये दोनों स्टॉक्स ने रैली इसलिए किया था क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद से हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ मेंटेन कर सकेंगे। मेरे ख्याल से BHEL में हमने देखा कि जो कैपिटल साइकिल के रिवाइवल की उम्मीद की जा रही थी वो हुआ नहीं, जिसके कारण करेक्ट हो रहा है। टाटा मोटर्स आई थिंक अगेन जो JLR से उम्मीद किया और जो डोमेस्टिक बिजनेस में उम्मीद किया वो भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स जो 580 से 360 तक आया है, that I think is a good level to buy the stock. BHEL पे मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, but Tata Motors definitely I think current levels to me it's a very good fair price to buy the stock. चलिए, इस बीच इस कमजोर मार्केट में इस समय BTST कॉल्स क्या हो सकती है ये भी देख लेते हैं। साक्षी हैं हमारे साथ। साक्षी, ये बताइए क्या है कॉल्स? शुक्रिया मीर। शुरुआत करेंगे जो निर्मल बैंक की तरफ से हमें 2 कॉल्स मिली हैं। पहली पिक इनकी खरीदारी की सलाह है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स इन्होंने चुना है और यहाँ पर 1270 के ऊपर में ये टारगेट्स देखते हैं, नीचे में हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1200 का। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस से पंजाब नेशनल बैंक में STBT ट्रेड रिकमेंडेशन है इनकी तरफ से, नीचे की ओर 130 के टारगेट्स देखते हैं, ऊपर में हमें सपोर्ट 143 पर मेंटेन करना होगा। मनीष शर्मा से भी हमने बातचीत की, उन्होंने बैंकिंग स्पेस की 2 चॉइसेस दी हैं और दोनों में ही STBT की सलाह दी है। पहली SBI पर है जहां पर नीचे की ओर 268 के टारगेट्स देखते हैं, ऊपर में 282 के स्टॉप लॉस के साथ हमें मेंटेन करना होगा। साथ ही कैनरा बैंक में भी बिकवाली की सलाह है, 310 तक फिसलता हुआ नजर आता है, सपोर्ट हमें 335 के लेवल्स पर रखना होगा। लोकेश उपल से भी हमने बातचीत की, पहली उन्होंने पिक दी है BTST स्पेस से, यहाँ पर कोलगेट में उन्होंने सलाह दी है 1110 के ऊपर में टारगेट्स देखते हैं, 1065 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके हमें चलना है। साथ ही HDFC लिमिटेड इन्हें पसंद है खरीदारी के लिए, 1765 के टारगेट्स के लिए सलाह दी है BTST के लिए और 1725 पर हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ये कुछ एक अच्छी BTST और STBT कॉल्स हैं जिस पे आप ध्यान रखिए। HDFC के अंदर आज सुबह भी हमने देखा कि इसमें अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रही है। एक शेयर और था जिसमें आज एक अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रही है, उसमें कजारिया सिरेमिक्स भी था, एक अच्छा था कोलगेट। इन सभी शेयर्स में आज गिरावट ज़्यादा आपको देखने को मिल रही, बल्कि तो हर निशान में भी है। एक बार कोलगेट का आप चार्ट देखेंगे कुणाल, आपको कितना ठीक लग रहा है? देखिए, कोलगेट सदाबहार शेयर है डिम्पी, और मुझे लगता है कि कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि कोलगेट ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया हो, तो लगातार एक आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ट्रेडिंग प्ले बन सकता है, एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है। चार्ट बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदे 1040 के आसपास आता है तो खरीदना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो मुझे लगता है 1220 काउंटर में आएगा, लेकिन वक्त लगेगा। देखिए, आज भी जो गिरावट देखने को मिली है, इस समय दिन के निचले लेवल पर है, मार्केट लगातार प्रेशर में, और इसमें आप देखिए जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, उसमें फिर से एक बार इजाफा देखने को मिला है। ये ऑलमोस्ट 0.2% ऊपर है। आज जो PSU इंडेक्स है वो पूरा ही काफी प्रेशर में रहा है और इस पर सेलिंग प्रेशर बना रहा है। एटलीस्ट जो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं PSU, PSE, ये दोनों दोपहर बाद में ज्यादा हो गया। हाँ, यहाँ पर जो बिकवाली है वो बढ़ी है। और वो हरी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? आप रिलायंस की बात कर रहे हैं? नो, PSU स्टॉक्स, आज PSU स्टॉक्स में अगर आप देखें दोपहर के बाद अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। वही आई थिंक मैं बिगिनिंग ऑफ द शो में कह रहा था कि कोई खास वजह तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मेरे ख्याल से खास करके जो ऑयल डाउनस्ट्रीम कंपनीज है जैसे IOC, HP और BP, आई थिंक दे आर लीडिंग द फॉल। और देखिए, ये स्टॉक्स लगभग पिछले 1-2 साल में आप देखोगे तो लगभग 4 to 5 टाइम्स रैली कर चुके हैं। तो आई थिंक ऐसे लेवल पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स इज नॉर्मल। तो मैं तो ज्यादा रीड नहीं करूंगा। आई थिंक ये ज्यादातर ओवर वैल्यूएशन ऑफ डाउनस्ट्रीम PSU ऑयल के वजह से हो रहा है। आशीष कुकरेजा में हमारे साथ हैं। आशीष, अभी आप कह रहे थे ना मार्केट को थोड़ा सा वॉच करना है, उसके बाद बाय करेंगे। वॉच तो हम कर लेंगे, कहाँ तक करना है ये भी बता दीजिए, और बाय क्या करना है ये भी बताइए। देखिए, अभी तो अगर आप थीम को समझिए तो जहाँ पे अर्निंग्स ने थोड़ा सा कंफर्ट दिया और मैनेजमेंट्स ने आगे आके विजिबिलिटी भी स्ट्रांग रखी रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन अराउंड, फिर जैसे GST के फैक्टर्स प्ले आउट होते हुए दिखेंगे तो और प्लस जो सेक्टर्स ज़्यादा पिछले रैली में मूव नहीं हुए, अगर इन 3 चीज़ों को आप कंबाइन करें तो आपको कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स ध्यान में आते हैं। हम सीमेंट सेक्टर में काफ़ी समय से आपको बताते आए हैं कि हमारा रुझान अच्छा है।
इफ यू रिमेंबर, इट्स बीन ऑलमोस्ट मंथ्स दैट वी आर रिकमेंडिंग सीमेंट सेक्टर, देन हमें लगता है कि नीचे स्तरों में वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। स्टॉक्स लाइक मंगलम सीमेंट, नॉर्थ और वेस्ट बेस्ड जो कंपनीज हैं वहां पर एक अच्छा रुझान देखने को मिलता है। आई स्टिक माई नेक आउट यहाँ पे। और फार्मा भी मुझे अब जहाँ पर मैनेजमेंट्स ने आके थोड़ी क्लैरिटी दी है और जो मिड कैप फार्मा स्टॉक्स है वहाँ पर हमें लगता है कि निचले स्तरों पे एक मौका मिलेगा, क्योंकि अगले साल काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और नए लॉन्चेस आएंगे प्रोडक्ट्स के। तो उस हिसाब से हमें स्ट्राइड, शासन और डीवीज 2 मिड कैप स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम जरूर मार्केट में निचले स्तरों में देख रहे हैं। इस बीच 11 अगस्त के बाद के सबसे निचले लेवल पर इस समय मार्केट है और ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, 9750 इनफैक्ट अभी ब्रीच हुआ था। और सारे ही इंडाइसेस को अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट बीएसई के सारे इंडाइसेस को अगर आप देखें इस समय तो सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है। सारे ही इंडाइसेस लाल निशान में। आप देखिए एनएसई के भी जो आप इंडेक्स देख रहे हैं सभी पर नुकसान। इसमें फार्मा, आईटी, ऑटो, पीएसयू इंडेक्स, इन सारों पर अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। और वही इनफैक्ट स्प्रेड हुआ है बाकी जगह पर भी। जैसे मेटल्स में हमने देखा शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन अब मेटल्स भी ऑलमोस्ट 1.5% नीचे 3335 के लेवल पे। तो मेटल इंडेक्स में भी गिरावट जारी है और 9750 जो है वो ब्रीच होना कोई बहुत अच्छा संकेत बनता नहीं है, क्या स्पॉट के लिए क्या डेरिवेटिव्स के लिए। दोनों के लिए मुश्किल है मिहिर, क्योंकि जैसे भी आप देख भी रहे थे ना, फ्यूचर्स हम आपके सामने रखे थे डेरिवेटिव्स के, यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है वो बहुत सीवियर है, ये एक्सट्रीम सीवियर है। आप 10,000 की 9900 की कॉल की जो राइटिंग हो रही है ये तो इंडिकेट ही कर रही है कि शायद हो सकता है इस सीरीज में हम वापस 9,000, 9900 या फिर 10,000 तक आ ही नहीं, क्योंकि आप देखिए 16 रुपये यानी कि 50% से ज़्यादा की प्रीमियम इरोजन है मार्केट के अंदर। एक और चीज़, अभी आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे थे, उसमें अब 45 शेयर ऐसे आ चुके हैं जो कि डिक्लाइंस में है, यानी कि कल के मुकाबले आज जो लाल निशान में है। तो आपको कहीं से सपोर्ट नहीं है। हमेशा मार्केट के अंदर ऐसा होता था कहीं ना कहीं से सपोर्ट आता था, आज मार्केट का सपोर्ट नहीं है, ये फ्री फॉल जैसा मार्केट है। 9800 इसी अंतिम बाजी में टूटा, 9750 भी इसी अंतिम बाजी में टूट गया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर आप इस टूटे हुए बाजार को भी तोड़ रहे हैं, ये एक मुश्किल है। कुणाल, ये कितना डैमेज और कर सकता है मार्केट के अंदर जो भी लेवल्स टूट रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव सपोर्ट्स तो नहीं है। ऑप्शंस का डाटा देख के लग रहा है कुछ नहीं हो रहा मार्केट के अंदर अभी तो। देखिए बिल्कुल आपकी चिंता जायज़ है डिम्पी। मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एकदम शॉर्ट टर्म या इमीडिएट टर्म देखें तो कुछ कमजोरी जरूर और गहराती हुई दिखेगी, और अभी लॉन्ग करने की, खरीदने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो उसको कोई थ्रेट नहीं है। तो यहाँ से मान लीजिए 100-150 अंकों की और गिरावट भी निफ्टी में आ जाती है तो उससे भी कोई बड़ा मीनिंगफुल चेंज ओवरऑल ट्रेंड में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, मध्यम अवधि के भी निवेशक हैं, तो निश्चिंत होकर बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के पास शॉर्ट्स पोजीशंस होनी चाहिए अभी। आप ये जो अर्ली लूजर्स है ना, इसकी लिस्ट को देखिए, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है। जैसे ऐसे बैंक अब देखिए आधे % नीचे है। अभी इनफैक्ट 10 मिनट पहले जब हम बात कर रहे थे तब भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में था, लेकिन ये सिर्फ वो स्टॉक्स है जो पिछले 1 घंटे में जहां पर गिरावट है या फिर एक्सटेंड हुई है। इसमें देखिए मेटल ने पूरी एज गवा दी है। ऐसे जैसे स्टॉक्स जो कि हरे निशान में थे वो अब लाल निशान में है। वेदांता बहुत तेजी से गिरा है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट 100% नीचे। पिछले 1 घंटे का नुकसान जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तो 2-3-4 ही काउंटर ऐसे हैं निफ्टी पर जो कि इस समय मजबूती में है, जैसे एक्सिस बैंक है या फिर टीसीएस, आप मे बी आइशर मोटर्स टू सम एक्सटेंट। लेकिन इसके अलावा सारे ही काउंटर्स जो है ना वो नुकसान में है। तो एक तो इन्फोसिस का प्रेशर अपनी जगह पर था ही, और धीरे धीरे ये जो टेल एंडर्स हैं उनमें जिस तरह की गिरावट हुई है ये डेफिनेटली बुरा संकेत बनता है। ऐसे में देखना होगा कल के लिए रेंज क्या बनती है। लेकिन संकेत जिस तरह के हैं ग्लोबल इंडिकेटर्स बिसाइड्स, अब सडनली आप जो 9750 है वो अपने आप में एक बड़ा क्रूशियल लेवल बन जाएगा मार्केट के लिए, और 9800 जो है जहां पर हम लग रहा था कि उसके ऊपर हम होल्ड करेंगे, इनफैक्ट शो के शुरू में भी आप कह रहे थे कि शायद इसके ऊपर ही आ जाएगा, अब वो सडनली एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अगर उसके भी नीचे फिसल जाता है तो। बिल्कुल आ जाता है। और मिहिर आपको ध्यान होगा 9700 से बाजार ने एक पुल बैक दिया था जो कि 9900 तक गया था। वापस हम उसी रेंज में आ गए जहां से हमने पुल बैक दिया था। आशीष, पुल बैक जहां से हम लेके आए थे ये वापस उसी रेंज में वापस आ गए हैं। यहाँ से जो पुराने वाले इश्यूज हैं वो तो खैर उतने एरप्टेड नहीं है अभी, लेकिन कोई भी एक इशू बड़ा हो गया तो गिरावट कम से कम 200 पॉइंट की और समझें, क्योंकि एक सपोर्ट हमको 9700 का पहले भी मिल चुका है, अब उसी रेंज में वापस है हम। देखिए बिल्कुल आप देखिए ना जिस तरीके से, जिस वेट से मार्केट पे प्रेशर आया है,
FI का प्रेशर है और जो इश्यूज बने। सो एक अगर सिंगल लिंक जोड़ूं, डाउ जोन्स का गिरावट जो है वो अभी शुरुआत भर है। लेट्स से कि सब ग्लोबल फैक्टर्स को इधर उधर रख के अगर हम उससे लिंक हों, वो पीक पे है मार्केट और अभी सिर्फ देना शुरू किया है। आप अगर हर दिन उसके साथ जोड़ते जाएंगे ना तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि अगर वहां पर एक्चुअली मुनाफा वसूली शुरू हुई तो वही 100-150 पॉइंट ले जाएंगे। हमारे फैक्टर्स तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन मैं बाजार को संभालेगा कौन? नहीं देखिए, वो संभालने वाली चीज़ तो खैर बाद में आएगी, लेकिन इस समय तो आप देखिए ये जो बात अभी आशीष कह रहे थे, आप डेटा भी देखिए, अगस्त में कांस्टेंट जो सेलिंग फिगर है एफआईएस का, उसे आप जोड़कर देखिए। इनफैक्ट शुक्रवार को भी 2000 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने बेचा था, 2142 करोड़ का। आज भी देखना होगा क्योंकि अगस्त में अब तक जो टोटल बिकवाली है उनकी तरफ से वही अगर आप देखें तो 8870 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। और 9685 का जो आंकड़ा निफ्टी पर है, जो कि अगस्त का अब तक का लो है इस अगस्त का, वो देखना होगा कि अब फिर से एक बार देखिए उसी तरफ आगे हो सकता है निफ्टी जाए, फिर से 9743 की तरफ है, तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं बनता है। और फिर इसे जब आप इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि पिछले 6 महीने में पहली एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आया है, तो फिर ये लगता है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेल ऑफ होने वाला है मार्केट में या कोई इस तरह का क्राइसिस ड्यू है, लेकिन जाहिर सी बात है पैसा जहां बन रहा है वहीं पर वो लोग शायद थोड़ा बाहर भी निकाल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रामदेव अग्रवाल को भी सुन रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल की जो सेलिंग है ना, एक कंसर्न और हो गया, एक सोर्स है, कंसर्न है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी थोड़ी देर पहले रामदेव अग्रवाल भी बोल रहे थे जब उनसे इंस्टीट्यूशंस का सवाल पूछा गया था। हरी, इस मार्केट में आप क्या करेंगे? हम आपसे पूछ नहीं रहे, आप ही बताइए क्या करना है। देखिए डिम्पी, मेरा मानना है कि ये जो करेक्शन है ये शायद जैसे आप कह रहे थे कुछ देर पहले और एक 100 पॉइंट जा सकता है, पर आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे आई थिंक रामदेव अग्रवाल इंटरव्यू में सुन रहा था कि इट इज हार्ड टू फाइंड द बॉटम, 9600 होगा, 9500 होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर मैं मानता हूँ कि ये मार्केट कहीं पे भी क्रैक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं डेफिनेटली आई थिंक हमें लोअर लेवल्स पे खरीदना है। जैसे मैंने कहा टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, आइशर मोटर्स है, आई थिंक वी हैव टू गो इन एंड बाय ऑल दिस स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स। इसके अलावा आई थिंक एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आपने टाटा मोटर्स की बात बोली ना, आज टाटा मोटर्स के जो सीईओ हैं उनका एक बड़ा बयान निकल के आया, उन्होंने कहा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स करीब अपना मार्केट शेयर 5% और बढ़ा देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मार्केट शेयर बढ़ने से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स कुछ और प्रोडक्ट उतारने वाला है। आइए सुनते उनके सीईओ ने क्या बोला था। Fiscal year 17-18, we have given ourselves for the entire commercial vehicle market a market share increase of 5% in order to actually foster our position as the market leader, which also contains that we claim the market lead across most of the commercial vehicle segments in order to give us the chance to lead the market not only technologically by the best possible product offering, but also to actually start influencing the market as far as the commercial framework is concerned. बिल्कुल, तो चलिए खैर टाटा मोटर्स पर और बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय तो 90 पॉइंट नीचे निफ्टी फिर से एक बार जो 9750 का लेवल है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 280 पॉइंट नीचे है, यानी 1% का ड्रॉप दोनों ही इंडेक्स पर देखने को मिला है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट गिरावट में कम से कम अंडर परफॉर्म करते हुए, तो यहाँ पर जो नेट लॉस है इस समय वो करीब 150 पॉइंट्स का है, यानी आधे % से हल्की सी ज़्यादा गिरावट। लेकिन जैसे ही इस गिरावट को आप ब्रॉडर मार्केट में एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, आप मिड कैप को देखिए, स्मॉल कैप को देखिए, या फिर ओवरऑल ब्रेथ अगर मार्केट की देखेंगे ना, तो वो तेज़ी से डिक्लाइन होते हुए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं इस मिड कैप इंडेक्स में। और ओवरऑल भी जो ब्रेथ है मार्केट की, देखिए थोड़े समय पहले जब हमने चेक किया था करीब 1000 काउंटर थे जो कि नुकसान में थे। अब ये जो आंकड़ा है, आई थिंक क्लोजिंग आते आते आंकड़ा जो बैठेगा वो फिर से एक बार शुक्रवार की ही तरह 1:3 के रेशियो में एडवांस डिक्लाइन बैठ जाएगा। तो कुणाल, प्रॉब्लम यही है कि मार्केट फंडामेंटली शायद अच्छा है, एक तो एफआईएस का रुख जो है पूरे अगस्त के लिए दैट इज़ नॉट वेरी एनकरेजिंग। एब्सोल्युटली, मैं पूरी तरह सहमत हूँ मेहर के। ओवरऑल फंडामेंटली कोई चेंज नहीं है, चार्ट्स पर भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो सेलिंग का दबाव है उसके चलते आपको बाजार में करेक्शन देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल क्यूज भी बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विचलित इस गिरावट से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर 9650 के आसपास मार्केट को स्ट्रेंथ वापस से मिलेगी, और उन स्तरों पर मुझे लगता है दोबारा से पुल बैक बनेगा। ठीक है, एक शेयर में आपको और दिखाता हूँ। कंटेनर कॉर्पोरेशन आज सुबह ये करीब 2% ऊपर था,
अब 2% नीचे। आज सरकारी बैंकों सरकारी शेयर्स की काफ़ी पिटाई हुई। अब देखिए इंट्राडे लो पर है, आज सुबह 2% ऊपर था, वे 2% नीचे है। आप BEL को भी देख सकते हैं, 1.5% की गिरावट यहाँ पर है। आप देखिए BHEL को ये करीब 4% नीचे है। मेरी जो सरकारी कंपनीज है ना, इनमें तेज गिरावट है। अच्छा, एक शेयर मैं आपको और जरूर दिखाना चाहता हूँ, सलन एक्सप्लोरेशन। आज सुबह हमने फास्ट जो शेयर्स होते हैं 20 शेयर्स हम आपको बताते हैं, उसके अंदर सुपर फास्ट एक शेयर था, ये सुपर हिट शेयर था, वो आज करीब 6% ऊपर है। इस समय भी दिन के उच्चतम स्तरों पर है विषय। ऐसे ही शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे आज के शेयर्स ढूंढने जिस तरह का रुझान है यहाँ पर। लेकिन इस बीच देखिए जो FIs के डेटा की हम बात कर रहे थे ना, मार्केट थोड़ा इस वजह से चिंतित भी है क्योंकि अगर आप उनका ट्रेंड देखें, देखिए जनवरी में तो उनकी तरफ से बिकवाली हुई थी, लेकिन फेब और मार्च इसे अगर आप देखें उसमें जिस तरह की बाइंग उनकी तरफ से हुई थी, फेब में देखिए 9,000 ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की बाइंग, एंड देन मार्च में तो ये आंकड़ा पूरा टॉप कर गया था, ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ की खरीदारी उनकी तरफ से हुई थी। खैर इसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो डेट में भी गया था, लेकिन उसके बाद के सारे ही आंकड़े अगर आप देखें ना तो वो ट्रेंड उनकी तरफ से पॉजिटिव ही देखने को मिला है। अप्रैल में देखिए, मई में, जून में, जुलाई में भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो आंकड़ा था उनकी तरफ से वो पॉजिटिव था। तो उसके बाद अगस्त में ये ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की जो बिकवाली है, ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल हो जाता है, जिस तरह का सेलिंग प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। और इंडिया विक्स में अब इनफैक्ट थोड़े समय पहले 1.5% की बढ़त थी, अब ये बढ़कर 2.5% के आसपास की हो गई है। ऐसे में मार्केट के लिए सहारा शायद 1-2 स्टॉक बन सकते हैं, जैसे रिलायंस है या फिर ITC है। इन दोनों पर आप कुणाल कितना बेट करेंगे इस समय? मैं रिलायंस को लेकर बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है मेहर के रिलायंस हर डिप में खरीदना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा हिस्टोरिक ब्रेकआउट इसमें देखा गया है। ITC उतना स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पर नहीं लगता, कोई गिरावट नहीं आने वाली है, लेकिन कोई बहुत बड़ा अपसाइड ITC में जनरेट होगा इसकी संभावना कम दिखती है। तो इन दोनों में चुनना हो तो मुझे लगता है कि रिलायंस के साथ जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट में खैर गिरावट तो लगातार बढ़ी रही है। आप कुछ एक एफएनडो के शेयर्स भी देखिए, मन्नापुरम के अंदर आज 11% की मजबूती है अभी भी। चेन्नई पेट्रो भी बढ़कर कामकाज कर रहा है। इनमें कुछ सौदे को कैरी करके जा सकते हैं या फिर बाजार की गिरावट पे कल ये भी टूट जाएंगे? आशीष, इनसे भी बाहर आ जाए, ये मन्नापुरम फाइनेंस और चेन्नई पेट्रो है। देखिए, चेन्नई पेट्रो के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि वो आज क्या प्रॉब्ली फैक्टर्स हैं, लेकिन मन्नापुरम मुझे पता है कि इन लेवल्स पे भी बने रहना चाहिए। ये आज जरूर एक बड़ा चेंज ऑफ हैंड है, बट आई थिंक देयर आर मोर फैक्टर्स। ज़्यादा डिटेल में आज बात नहीं हो पाएगी, बट आई थिंक आई रिकमेंड इन स्पाइट ऑफ दिस बिग मूव, आई रिकमेंड कि आप होल्ड ऑन करें। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पे होल्ड करना होगा। तो लेकिन इस बीच में ही मार्केट्स के अंदर गिरावट देखिए जो सेलिंग है ना ऑयल एंड गैस में काफ़ी ज़्यादा आई है। हम IOC की बात कर रहे थे, लेकिन अब आप देखिए IOC, रिलायंस, बाकी OMCs, इन सबको अब देखिए वो सारे इस समय दिन के निचले लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ना मूड जो है या सेंटिमेंट जो है वो और ख़राब हुआ है सारे ही स्टॉक। चाहे वो BPCL देखिए 500 के नीचे है, IOC ऑलमोस्ट 400 के काफ़ी करीब जाते हुए, रिलायंस पर तो था ही प्रेशर, देन ONGC जो कि 2% नीचे है। आशीष, इस पर क्या करना चाहिए इस समय, बिकॉज ये देयर सीम्स टू बी अ रिन्यूड वीकनेस टुवर्ड्स क्लोजिंग पूरे ही ऑयल एंड गैस स्पेस में? देखिए, जहां पर ऑब्वियसली जैसे मैं आपको कह रहा था कि जहां पर ज़्यादा बढ़त देखने को मिली थी जिन सेगमेंट्स में, जिन स्टॉक्स में, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी लीड करेगी एज जैसे। सो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मल्टीपल फैक्टर्स मुझे लगता है इस सेक्टर में अगर आप गैस रिलेटेड स्टॉक्स को थोड़ा एक बारी के लिए मौका ढूंढे वहां पे। इनफैक्ट अगर अब जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या नीचे में लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं फिर गेल प्रोबेबली यहाँ से और 10, 12, 15 रुपए नीचे अगर मिले तो लूंगा। एंड आई वुड फील कि देयर विल बी स्टिल प्रॉफिट टेकिंग हैपनिंग इन द स्टॉक्स व्हिच यू हैव डिस्कस्ड, एंड रिलायंस फॉर श्योर। हरी, जल्दी से मेरे को बताइएगा, आज ना रिलायंस कैपिटल की तरफ से खबर आई कि वो IPO के लिए जा रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस का। HDFC लाइफ भी जाएगा अपने हाउसिंग लाइफ का इंश्योरेंस के IPO के लिए। ये दोनों कंपनीज जाएंगी। उससे जो लिस्टेड कंपनी ICICI प्रू, ये कैसे आप इसको रेट कर रहे हैं? ये बढ़ेगा इन दोनों IPOs के आने से या फिर कमजोर हो जाएगा? देखिए, ICICI प्रू तो खैर लिस्ट हो गया, पर आई थिंक जो HDFC और रिलायंस के इश्यू आने वाले हैं, इससे मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा रिलायंस कैपिटल और HDFC को होगा। इनफैक्ट मैक्सिमम फायदा रिलायंस कैपिटल को होगा,
कि जहाँ तक HDFC का सवाल है, उसका ग्रुप बिजनेस में होम फाइनेंस है, बैंकिंग फाइनेंस है, तो दीज आर द बिग वंस। इंश्योरेंस काफी छोटा है, पर ये आप आरकैप देखोगे तो यहाँ पे इंश्योरेंस काफी एक बड़ा कंपोनेंट है। तो आई थिंक यदि इससे एक बेटर वैल्यूएशन मिलता है और एक सम ऑफ पार्ट्स बड़ा दिखता है, तो आई थिंक इट विल बी मोर पॉसिबल रिलायंस कैपिटल देन फॉर एनी ऑफ द अदर कंपनीज। इस बीच आज मार्केट के अंदर एक बार जीरो शेयर्स, यानी कि आज जिन्होंने पूरी तरह से नुकसान पहुंचा मार्केट के अंदर, एक बार वो देख लेते हैं। आज नुकसान वाले शेयर्स में मेटल्स एक है, लास्ट के आधे घंटे में वेदांता बहुत तेजी से टूटा, सेल के अंदर भी गिरावट आई, नाल्को हिंडाल्को भी टूट गया। सुबह ये बाजार की हेल्प कर रहे थे, मेटल इंडेक्स ऊपर था, लेकिन आज मेटल इंडेक्स में सबसे तेज गिरावट इंट्राडे बेसिस पर हमको मिली है। इसके अलावा आज ऑयल एंड गैस के अंदर भी तेज गिरावट आई है। गैस की ज़्यादातर कंपनीज अपने 52 वीक हाई पे चल रही हैं, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। IGL 1.5% नीचे आ चुका है, रिलायंस भारी भरकम जैसे शेयर ये भी 1% नीचे है। आज IOC BPCL जैसे शेयर्स भी नहीं टिके, ये भी टूट गए। आज ऑयल इंडिया के अंदर हमको दिख रहा था कि कुछ हद तक डेरिवेटिव्स डाटा एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था, बाद में ये भी कमज़ोर हो गया और ये शेयर 5% नीचे आ गया, क्योंकि जो पोजीशंस बाय की थी वो अनवाइंडिंग में कन्वर्ट हुई है। IOC इस समय इंट्राडे लो पे क्लोज कर रहा है। केमिकल शेयर्स में हालांकि थोड़ी बहुत तेज़ी है, आप देखेंगे ओमकार स्पेशलिटी है, IOA केमिकल है, थिरुमलाई केमिकल्स है। ये एक पर्टिकुलर नीश सेगमेंट है, मार्केट का बहुत छोटा सेगमेंट है, इसमें कैसे ही मार्केट के अंदर हो इसके अंदर आपको कोई ना कोई शेयर ज़रूर मिल जाएगा। दीपक नाइट्रेट और TN पेट्रो जैसे शेयर्स भी आज चलते हुए दिखे। गोवा कार्बन भी करीब 5% ऊपर जाके बंद हुआ है। आज रियल्टी के शेयर्स भी टूटे हैं। आज DLF वापस 180 की कैटेगरी में आ गया, स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था लेकिन फिर से फिसल रहा है। IB रियल एस्टेट नीचे है 4%। पासवान तो खैर आपको पता ही है मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इस साइड से मंजूरी लेके ट्रेड करवाना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति अभी भी नाजुक है। 20 रुपये पे चल रहा है पासवान। इसके अलावा कोपरान आज टूट गया। नेटको फार्मा जैसे कुछ छोटी फार्मा कंपनीज हैं, आज उनमें प्रेशर आया। अजंता फार्मा डेरिवेटिव्स में लिस्टेड है, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग वीकनेस का एक चार्ट दिखा रहा है। किरण यादव हमको समझा रहे थे कि वो ट्रेड भी देखे थे हमको 1120 का टारगेट, तो जिन्होंने 2 बजे में भी शॉर्ट किया होगा उनको भी आज बेनिफिट मिला है। वो खाड और इसके अलावा ल्यूपिन जैसे शेयर्स ने भी आज बाजार की कोई हेल्प नहीं की, ये खुद ही आज अपने आप में बीमारी से दिखते हुए दिखे हैं। FDC भी करीब 2% आज नीचे ही बंद होता हुआ दिखा है। और सेहत बिगड़ी है IT की तरफ से भी, इन्फोसिस ने नुकसान पहुंचाया 5.5%, इंट्राडे लो, 2 दिन में गिरावट 15%। एनालिस्ट से भी नाम सुना था, लेकिन ये भी आज इन्फोसिस की इसी गिरावट की बाढ़ में ये भी बह गया। आप E-क्लार्क्स को, टेक सॉल्यूशंस जैसे शेयर्स को भी आज कन्विक्शन लिस्ट में बाहर निकालिए, क्योंकि ये शेयर भी आज कमज़ोर हुए। अमूमन ये काउंटर चलते थे लेकिन आज टूट गए। KPIT टेक ने भी आज नुकसान पहुंचाया, करीब 3% के आसपास का नुकसान यहाँ पर भी हमको आते हुए दिखा। ADAG के शेयर्स इस तरह की गिरावट या बढ़ने में सबसे नोटिसेबल एक सेगमेंट होता है। आज सभी शेयर्स टूटे इन स्पाइट ऑफ दिस कि रिलायंस कैपिटल में खबर आई कि वो निप्पॉन लाइफ का एक IPO की तरफ अर्जी डाल रहे हैं और एक इंश्योरेंस सेक्टर में दूसरी और HDFC लाइफ तीसरी बड़ी कंपनी हो जाएगा, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। शराब के शेयर ये अपने आप में अलग थीम के बेसिस पर चलते हैं, लेकिन ये भी आज शेयर टूट गए। बाजार की आज की क्लोजिंग बेहद निराशाजनक, आज 87 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने क्लोज किया। बैंक निफ्टी किसी तरह से अपने आप को बचा रहा था, लेकिन ये भी 24,000 के नीचे क्लोज करके गया और अपने बहुत क्रिटिकल लेवल 23,900 के आसपास का इसने सपोर्ट देखा नहीं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ आज की जो क्लोजिंग है उसे एटलीस्ट जो प्रोविजनल क्लोजिंग है उसमें देयर इज़ नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। और इन्फोसिस से भले ही वीक, मतलब हम पूरी तरह से सिर्फ इन्फोसिस को ब्लेम नहीं कर सकते, हालांकि वो तो विलन था ही आज, लेकिन उसके साथ ही बाकी जगह पर जो बिकवाली देखने को मिली है ना, दैट इज मोर डिस्टर्बिंग। इन्फोसिस को आप एक अलग केस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेड था भी कि इट विल बी इन हेडविंड्स, जो न्यूज़ फ्लो था वो भी ओवर द वीकेंड वैसा ही था। प्रॉब्लम जो बाकी एरियाज में गिरावट है उससे है। आशीष क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप? बैंग ऑन 9750 प्रोविजनल क्लोजिंग है, देखते हैं जस्ट कहाँ पर होता है। Is this for me, Mihir? जी आशीष। देखिए मुझे थोड़ा तो अभी ये जिस लेवल पे ये आज क्लोज हुआ है, मुझे थोड़ा लगता है कि अभी तकलीफ का दौर कंटिन्यू रहेगा और पूरा का पूरा जो इस समय नज़र है वो ग्लोबल मार्केट्स पे बनी रहेगी और बैंकिंग का जो प्रेशर है वो एक क्रिटिकल फैक्टर है
आपने ज़रूर डिस्कस किया, लेकिन मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ सो मच प्रेशर इन लास्ट फ्यू डेज आज निचले स्तरों पे बैंक निफ्टी का बंद होना एक अच्छा रुझान नहीं है, कोई भी रिकवरी का साइन नहीं है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ सेगमेंट्स और सेक्टर्स की वजह से अभी प्रेशर बना रहेगा। 9600 के ऐसे लेवल्स हैं जहां पर एक बार हम वापस बाइंग की बातें डिस्कस करेंगे, अभी तो थोड़ा जल्दी लग रहा है। ठीक है, आज के जो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो एडजस्टेड क्लोजिंग आ चुके हैं। 9754 पे आज निफ्टी क्लोज करके गया, 83 अंकों का नुकसान। लेकिन खैर आज कॉन्फिडेंस और लेवल्स दोनों ही टूटे हैं मार्केट के अंदर। अब ये देखना होगा कि मंगलवार वास्तव में बाजार के लिए मंगलमय होता है या फिर ये भी नुकसान पहुंचाता है। शुक्रिया आप सभी का आज मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुणाल शुक्रिया आपका आज स्टूडियो में पहुंचने के लिए। आशीष शुक्रिया आपका भी, और साथ ही हरी आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन मिहिर, इस तरह के मार्केट के अंदर जो रुचिर शर्मा बोल रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4:30 बजे आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि भारतीय बाजारों के अंदर आईटी सेक्टर्स को लेकर, बैंकिंग को लेकर, खुद इंडियन स्टॉक मार्केट के इन पर्टिकुलर पूरे ढांचे को लेकर रुचिर शर्मा ने काफ़ी बातें बोली है, कौन से सेक्टर से पैसा बनने वाला है, और इन सभी पे उनकी एक पूरी राय आप ध्यान रखिएगा। 4:30 बजे होगा और रात को 10 बजे भी ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।